शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 से रिलेटेड। सरकार ने फॉरेस्ट वाले एरिया में अपने डेवलपमेंट काम को तेज़ी से करने के लिए, उसमें तेज़ी लाने के लिए जल्दी से जल्दी कंपनियों को क्लियरेंस देना, जल्दी से जल्दी रोड बनाने के लिए क्लियरेंस हासिल करना, ये सारे काम करने के लिए सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया है लोकसभा से। पहले का जो कानून हुआ करता था, सरकार का कहना है इसमें हमको क्लियरेंस लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, बहुत ज़्यादा कागजी कार्यवाही करने पड़ जा रही थी। तो इन सब से निपटने के लिए हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 लाया है। लेकिन यहाँ पर सरकार की आलोचना हो रही है इस बिल को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल कमेटी वाले लोग हैं इनको कंसीडर नहीं किया गया है कि ये लोग आखिर क्या डिमांड कर रहे हैं। ये देखिए आदिवासी लोग किस प्रकार से फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 का विरोध कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट के बारे में इन्होंने लिखा है क्लीन एयर प्लस वाटर सिक्योरिटी। कुल मिलाकर के जो आदिवासी लोग हैं वो चाहते हैं कि देखिए इस प्रकार से यदि सरकार जल्दी जल्दी किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे देती है, इससे क्या होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत जल्दी जल्दी इस प्रकार के फॉरेस्ट को नष्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है, इसलिए आदिवासी लोग चाहते हैं कि कम से भी कम हम लोग जो है इनको सेव करके रखें। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी बातें जानने को मिल जाएगा इस कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल में। 26 जुलाई को विथ नो सब्सटेंटिव चेंजेस फ्रॉम ओरिजिनल वर्जन इंट्रोड्यूस इन मार्च, सरकार फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 लेकर के आई थी। इसका जो ओरिजिनल वर्जन रहा था मार्च में लाया गया था, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन ये जो बिल पास किया गया है ये इग्नोर करता है बहुत सारे जनता के ऑब्जेक्शन को, जो कि हाईलाइट करता है ए नंबर ऑफ कंसर्न। इसमें बहुत सारी चिंताएं हैं जिनको यहाँ पर इग्नोर किया गया है। देखने को मिलेगा इसकी प्रोमिसिंग प्रीएम्बल, सरकार कह रही है कि आखिर हमने इसको लाए क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ने कमिटमेंट करी है कि हम जो है नेट जीरो एमिशन अचीव करेंगे 2070 तक, क्रिएट करेंगे कार्बन सिंक, इंक्रीज करेंगे फॉरेस्ट कवर को एंड इम्प्रूव करेंगे लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज़ है, आदिवासी लोग जो कि जंगलों के किनारे रहते हैं, जंगलों में रह रहे हैं, पूरी तरह से जंगलों पर डिपेंडेंट हैं, तो उनकी जो जीविका है उसको भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। सरकार ऐसा शुरू में अच्छी अच्छी बातें कहती हैं इस बिल को लेकर के। लेकिन ये जो प्रॉब्लम वाला एरिया है यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। दिया गया है एंटायर कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम एम्बिट ऑफ द लॉ एंड आयरनकली इवन फैसिलिटेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये हो गई है कि यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है एंटायर कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द लॉ से फॉरेस्ट की जो कैटेगरी रखी जाती थी पूरी की पूरी कैटेगरी, उसको यहाँ पर सरकार ने ख़त्म कर दी है। इस प्रकार से जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है उसका रास्ता सरकार ने खोल दी है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात करें, विच दिस बिल्स एम टू अमेंड, सरकार इस बिल के माध्यम से 1980 के कानून को चेंज कर रही है। एडमिटेडली एंड जस्टिफिएबली एडॉप्टेड रेदर प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस विच मेड फॉरेस्ट क्लियरेंस टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू ऑब्टेन। सरकार कह रही है कि इसने प्रोटेक्शन वाला स्टांस अपनाया था पुराने कानून ने। फॉरेस्ट क्लियरेंस में बहुत सारा टाइम लग जाता था और काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता था क्लियरेंस को हासिल करना 1980 के एक्ट के माध्यम से। इस बिल से 3 पॉइंट निकल करके आते हैं सामने। ठीक है,
बिल हैव कास्ट कंसिडरेबल कंस्ट्रेंशन एमोंग एनवायरमेंटल एक्सपर्ट। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट हैं वो काफ़ी चिंता का विषय बन गए हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट लोगों को। जैसे कि फॉरेस्ट की जो परिभाषा है, किस एरिया को फॉरेस्ट कहा जाएगा, वो बहुत नैरो रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक्सक्लूजन किया गया है कनेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज को, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को या फिर उससे कनेक्टेड हैं, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। एंड द ग्रांटिंग ऑफ सैंक्शन टू एडिशनल एक्टिविटीज दैट वर रेगुलेटेड अर्लियर। पहले जिनको रेगुलेट किया जाता था, नियम कानून के दायरे में आती थी, सरकार ने उनको अब क्या काम कर दिया है, उनको अनुमति दे दी है। गोदा वर्मन जजमेंट 1996 आया था, ठीक है। बिल वाज सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ लैंडमार्क ऑफ द लैंडमार्क गोदा वर्मन जजमेंट 1996। इस कानून ने, इस बिल ने गोदा वर्मन जो जजमेंट आया था 1996 का, उसकी भी बात नहीं की। इस जजमेंट के माध्यम से जो स्कोप है उसको एक्सटेंड कर, 1980 के एक्ट का स्कोप उसको एक्सटेंड कर दिया गया था टू डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का क्या मतलब होगा, एरियाज वेयर ट्रीज नॉट जस्ट एरियाज लीगली नोटिफाइड आर फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहां पर पेड़ पौधे हैं, नॉट जस्ट एरियाज लीगली नोटिफाइड ऑफ आर फॉरेस्ट। ऐसा नहीं है कि जो आपने कह दिया कि ये लीगली नोटिफाइड वाला एरिया है यही बस फॉरेस्ट है। जहाँ कहीं भी ट्री है समझ लीजिए वो फॉरेस्ट के अंतर्गत आने वाला है। वहीं यदि हम बात करें लीगल तौर पर जिनको नोटिफाइड किया गया है कि ये एरिया फॉरेस्ट के अंतर्गत आएगा, अभी हाल फिलहाल में जो अमेंडमेंट आया है ये रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को टू ओनली लीगली नोटिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर जो अमेंडमेंट किए गए हैं ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को केवल और केवल ऐसे एरियाज़ को जहाँ जिसको नोटिफाई किया गया, सरकार ने निर्धारित कर दी गई है कि ये वाला एरिया फॉरेस्ट है। एंड फॉरेस्ट रिकॉर्डेड इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑन और आफ्टर 25 अक्टूबर 1980। 25 अक्टूबर की डेट को या फिर उसके बाद का जो एरिया है, ठीक है। और इस डेट से जितना भी एरिया निर्धारित किया गया था कि इसको हम फॉरेस्ट बोलेंगे, तो फॉरेस्ट के अंतर्गत परिभाषा यही रहेगी, फॉरेस्ट बस इस एरिया को बोलेंगे। इस प्रकार का चेंजेस यदि किया जाता है तो लगभग इसका जो असर पड़ने वाला है वो 28% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर पर असर पड़ने वाला है, जो कि टोटल जिसका एरिया हो जाता है वो है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। वहीं यदि देखा जाए तो ये जो फॉरेस्ट हैं इसमें क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि फ्रूट और ऑर्चर्ड प्लांटेशन, दे आल्सो इनकम्पासेस फॉरेस्ट ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटी एंड कंजर्वेशन वैल्यूज। तो कुछ ऑर्चर्ड हैं, प्लांटेशन हैं, इसमें शामिल है फॉरेस्ट ऑफ एंड कंजर्वेशन वैल्यूज, कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। Instances is category of unclassed forest in Nagaland that have so far not been officially recorded or deemed forest despite centuries of protection and use by autonomous clans। एक चीज़ यहाँ पर और भी समस्या है नागालैंड को लेकर के, जैसे कि नागालैंड वाले एरिया को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो आदिवासी लोग जो है कई वंशों से रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, वो लोग इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्टेट दैट हैव रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज डिस्पाइट द गोदावर्मन जजमेंट। अब आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम जो इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करेंगे। गोदावर्मन जजमेंट से ऑलरेडी ये लोग
पहले भी इन लोगों ने बात नहीं मानी और आज के समय में भी आप देखेंगे तो ये लोग एक्सक्लूड हो जा रहे हैं यहाँ से। नाउ मे बी फ्री टू अलाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब स्टेट फ्री हो गए हैं कि आप एक काम करिए, ऑलरेडी से गोदावरमन जजमेंट को आप नहीं मान रहे थे, अब आपको और भी छूट मिल गई है कि यहाँ पर आप बहुत सारा डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम सेम रीजन की बात करें, जो बड़े बड़े जो स्वेथिस हैं, स्वेथिस मतलब कि कवर्ड एरिया है, लार्ज कवर्ड एरिया ऑफ अरावलीज hills in the New Delhi National Capital Region. They are considerably ecological significant apart from being critical to the water security for this region. एक चीज़ और है यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि जो दिल्ली वाला एरिया है, आप देखेंगे अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं पेड़ पौधे से ढकी हुई हैं, ये सारा का सारा रीजन इस कानून के अंतर्गत, अब आप देखेंगे इसका भी डिस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा। यहाँ पर भी सरकार कहेगी कि हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और इसी डेवलपमेंट के चलते चलते हमको क्या देखने को मिलेगा, दिल्ली एक तो पानी की समस्या से ऑलरेडी फ्लड वगैरह से जूझ रहा है और इसी से वहाँ पर पानी की किल्लत जाती है। यदि ये नियम कानून लागू होगा फॉरेस्ट वाला तो वो और भी समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा। इसके अलावा अगली जो बात यह है कि ये बिल एक्सक्लूड कर देता है इंडिया के मोस्ट फ्रेगाइल इकोसिस्टम को। अब इस बिल में हमें ये भी ध्यान रखना था कि कुछ एरिया ऐसा है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से अभी एकदम खतरे की घंटी में चल रहा है, तो उस एरिया को हमें बचाना चाहिए, लेकिन इंडिया के जो मोस्ट फ्रेगाइल ध्यान नहीं रखा गया। इसने रिमूव कर दिया है द नीड फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू 100 किलोमीटर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर। अब इंटरनेशनल बॉर्डर में सरकार कंस्ट्रक्शन का काम करेगी तो इसके लिए सरकार को किसी भी प्रकार का क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यदि कोई कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पर ये भारत की बॉर्डर हो गई, तो भारत की बॉर्डर से आप देखेंगे जो 100 किलोमीटर वाला एरिया है, 100 किलोमीटर वाला जो एरिया है, इतने एरिया में यदि आप फॉरेस्ट को काट डालोगे, यहाँ पर रोड बनाओगे, पुल बनाओगे, तो आपको किसी प्रकार की क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इंक्लूड है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंटरनेशनल तरीके से ऐसे एरिया जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में, जैसे कि फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखेंगे कितने सारे पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर आपको पेड़ पौधे देखने को मिल जाएगा। हाई एल्टीट्यूड हिमालयन फॉरेस्ट है, मीडोस है, इस पूरे एरिया में अब कंस्ट्रक्शन का काम बिना क्लियरेंस के हो जाएगा। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं उनको कुछ छूट मिली है, जैसे कि द थर्ड बिल इंट्रोड्यूस, थर्ड नंबर की बात यह है जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पर एग्जेम्पशन है फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सच एज जूस। सरकार एग्जेम्पशन दे रही है, आप जू बना सकते हैं, सफारी पार्क बना सकते हैं, इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो आर्टिफिशियली तौर पर क्रिएट किया गया ग्रीन एरिया है, एनिमल इनक्लोजर होता है, ये बिल्कुल अलग होता है नेचुरल इकोसिस्टम से, जो कि प्रोवाइड करता है बकेट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ह्यूमन वेलबींग। आर्टिफिशियल रूप से यदि आप कहीं पर बना दे रहे हैं चिड़ियाघर, ठीक है, जानवरों को बाड़े में कैद कर दे रहे हैं, तो ये बात नेचुरल वाले इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे इस बिल में सरकार को अनरिस्ट्रिक्टेड पावर प्रोवाइड कर दी गई है, सरकार के पास असीमित ताकत इससे आ गई है टू स्पेसिफाई एनी डिजायर्ड यूज बियॉन्ड दोज स्पेसिफाइड इन द ओरिजिनल और अमेंडेड एक्ट। इसके अलावा स्पेसिफाई जो किया गया है कि आप जो है आपकी जो भी डिज़ायर है आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं।
इस प्रकार के जो प्रोविज़न होते हैं वो राइज करते हैं कुछ लेजिटिमेट कंसर्न, कुछ चिंता जाहिर करते हैं अबाउट द पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज विदाउट एडिक्वेट एनवायरमेंटल स्क्रूटनी। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस विधेयक में अदर जो फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉज हैं उनका कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया है। तो एक जो कंसर्न वाली बात हो गई है वो बिल को लेकर के वो यही है कि अदर जो फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉ चल रहे थे उनको आपने कहाँ कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 फाइंड नो मेंशन। यहाँ पर 2006 के कानून का किसी प्रकार से उल्लेख नहीं किया जाता है कि उस कानून का क्या होगा। फॉरेस्ट पीपुल्स इंस्टीट्यूशन नो लॉन्गर नीड टू बी कंसल्टेड। इसके अलावा आदिवासी लोगों ने भी कुछ नियम कानून बनाए हैं, कुछ संस्थाएं बनाई हैं, उनका यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं किया गया, उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं लिया गया है। आगे यदि हम बात करें एग्जाम्पल इन नेबरिंग नेपाल की यदि हम बात करें, नेपाल हैंडिंग ओवर ऑफ फॉरेस्ट टू लोकल कम्युनिटी। नेपाल ने क्या काम किया है, फॉरेस्ट एरिया को लोकल कम्युनिटी को, आदिवासी लोगों को हैंड ओवर कर दिया है। फॉरेस्ट यूजर ग्रुप्स इज क्रिएटेड टू हैव हेल्प द कंट्री इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट कवर 26 से 45% ओवर जस्ट 3 डिकेड। पिछले 30 साल में ही नेपाल ने अपने फॉरेस्ट कवर को 26 से 45% कर पाया है। इसका एक ही रीज़न है कि वो लोकल कम्युनिटी को फॉरेस्ट के अधिकार प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है कि हम यहाँ पर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा इंडिया कह रहे हैं कि हम नेट जीरो कार्बन कमिटमेंट लेकर के आए हैं, इंक्रीज करेंगे फॉरेस्ट कवर। ठीक है, जैसे कि बिल के शुरू में ही आप प्रस्तावना में ही देख लेते हैं, इट वुड बी वाइज टू फर्दर द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेस्ट पीपुल। लेकिन ये अच्छा तभी होगा जब आप जो है फॉरेस्ट पीपुल का पार्टिसिपेशन इसमें कर दें। एक्सक्लूजन की बात करें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो द सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस अंडर FCA 1980 में हैव बीन प्रॉब्लम बट दिस बिल डज लिटिल टू रेक्टिफाई दीज डेफिशिएंसीज। 1980 का कानून भले ही कह रहा है कि फॉरेस्ट में जो भी काम करना है तो उसके लिए क्लियरेंस की ज़रूरत है, लेकिन नया जो कानून लेकर के आया गया है वो 1980 में जो चीज़ें कही गई हैं, जो प्रॉब्लम बताई गई है, उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया है। इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है कुछ प्रिविलेज सेक्टर को। ठीक है, इसके उद्देश्य से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक सिस्टम ऐसा चालू हो जाएगा, सिस्टम को प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइड एन एसेंशियल स्टॉक टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लैंड का यूज़ जो है चेंज हो जाएगा, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। वहीं यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें फास्ट ट्रैकिंग स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी की, तो इसमें जो फास्ट ट्रैकिंग स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी सिस्टम लाया गया है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकता है। यदि हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो फास्ट ट्रैकिंग आपको देखने को मिलेगी स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट में, ये काफ़ी बेहतरीन पूछी जाने वाली बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की यदि हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कैन एंड शुड बी स्पीडेड अप एंड नीडलेस डिले इन एनवायरमेंटल क्लियरेंस अवॉइडेड। पहले नंबर की बात यह है, प्रशासन से रिलेटेड जो प्रोसेस है इसको तेज़ी लाना है। इसके साथ साथ में जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में जो टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है उसको कम करने की हमें ज़रूरत है। फिर भी यदि हम ये देखें कि जो रेगुलेटरी से रिलेटेड लॉ है उनके ऊपर आप ब्लैंकेट डाल दें, उनमें छूट प्रोवाइड कर दें, तो ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। वहीं यदि हम
इंडिया के नेचुरल इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस की बात करें, उसको हमें वैल्यू देना पड़ेगा। इंडियाज़ की जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं जहाँ पर एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी गई है, विल परहैप्स बी मोस्ट यूज्ड आर फ्रेम्ड बाय जियोलॉजिकली एक्टिव हिमालय। भले ही यहाँ पर छूट दी गई है, भले ही आप अपनी सुरक्षा को बेहतर बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं बाउंड्री के बॉर्डर के किनारे किनारे में, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो हिमालय है वो कंटिन्यू निर्माण वाले फेज़ में चल रहा है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पर होती ही रहती है। तो हिमालय में यदि आप कुछ एक्टिविटी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो ये हमें ही नुकसान प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 बिल से रिलेटेड। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023। इस बिल के अंतर्गत एक अपेक्स बॉडी का निर्माण किया जाएगा। सर्वोच्च बॉडी बनाई जा रही है, एक ऐसी संस्था बनाई जा रही है, ठीक है। तो जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, यदि ये पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है इस बिल के माध्यम से हम एक ऐसी संस्था बना रहे हैं जो कि अपेक्स बॉडी के रूप में काम करेगी। ये बॉडी रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी, कल्चर और इनोवेशन को बढ़ाएगी, इसके साथ साथ में सपोर्ट करेगी रिसर्च इकोसिस्टम को, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन कंट्री। जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी इन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कुल मिलाकर के सरकार अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है इस बिल के माध्यम से। इस कानून के माध्यम से पहले का जो कानून चलता था, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड 2008 का जो कानून चलता था, SERB एक्ट 2008, इस कानून को रिपील किया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा और इसकी जगह ले लेगा ये वाली बॉडी, अंडर विच SBRB वाज एस्टेब्लिश एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये जो संस्था बनाई गई थी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम कर रही थी और ये काम करती थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, एंड ये कैरी आउट करती थी लगभग सेम या फिर सिमिलर फंक्शन विच द नया जो कानून आने वाला उसी के जैसे ही इसका काम हुआ करता था। कुछ फाइनल पॉइंट की यदि हम बात करते हैं, इसका इतिहास क्या है और किसको किसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फंड को आवंटित करने का काम करेगी ये बॉडी, इसलिए इस बॉडी का निर्माण किया गया है, ठीक है। कस्तूरी रंगन कमेटी 2019 की बात करें तो हम एक इस्टेब्लिश करेंगे NRF को एज एन इंडिपेंडेंट फाउंडेशन, जिसके माध्यम से प्रमोट किया जाएगा, फंड प्रोवाइड किया जाएगा रिसर्च को। वाज mooted बाय द कस्तूरी रंगन कमेटी इन 2019। इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? 2019 में मिलता है। एंड इसको एडॉप्ट किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। दो चीज़ों में हमने देखे हैं कि NRF आना चाहिए हमारे देश में, एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है और दूसरा है कस्तूरी रंगन कमेटी 2019। बहुत इम्पॉर्टेंटली बात यह है कि दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट मेंशन करते हैं इन नो अनसर्टेन टर्म दैट द इंस्टीट्यूशन करेंटली फंडिंग रिसर्च। तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, जिनको फंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी, सच एस DST, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अलावा कुछ और भी जो प्राइवेट और फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन हैं वुड कंटिन्यू टू फंड रिसर्च अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज़ एंड नीड इंडिपेंडेंटली। इनको पैसा दिया जाएगा उनकी रिसर्च के हिसाब से, उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। अब दूसरी नंबर की बात यह है, पहले ये जो बॉडी हुआ करती थी वो इनको पैसे प्रोवाइड करती थी, ठीक है, SERB थी पहले। अब SERB को हम ख़त्म कर दे रहे हैं, तो क्या इसको NRF में हम सब्स्यूम कर लेंगे? अनुसंधान को वित्त पोषित करने वाले मौजूदा संस्थानों की सूची में SERB का अलग से उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन नीति दस्तावेज में कोई संकेत नहीं था कि इसे समाप्त कर देंगे या फिर NRF में हम इसको शामिल करेंगे। तो मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है।
इसलिए हम ये कह सकते हैं जो साइंटिफिक कमिटी है हैड अज्यूम दैट इट सेल एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ डीएसटी कंटिन्यू टू सपोर्ट एंड फंड रिसर्च एज बिफोर। तो इसका मतलब तो यही हो गया है कि पहले जैसा ये काम करती थी वैसे ही काम करते रहेगी, वैज्ञानिक लोगों ने ये मान लिया है। बात करते हैं कि इसका विचार आखिर कहाँ से आया। यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट हमको देखने को मिल जाते हैं कि जो लीडिंग रिसर्च प्रोड्यूसिंग नेशंस हैड मल्टीपल पब्लिक एंड प्राइवेट फंडिंग एजेंसीज। हमारे देश में बहुत सारी सरकारी एजेंसी हैं, बहुत सारी प्राइवेट फंडिंग एजेंसीज हैं। तो सरकार ने सोची कि एक ही तो हम एजेंसी बनाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि इंडिया कुड नॉट स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रैक्टिस से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो मल्टीपल रिसर्च फंडिंग एजेंसीज का आइडिया है गेट फर्दर फोल्ड बाय द स्टेटमेंट दैट, क्या स्टेटमेंट था, एनआरएफ वुड कोऑर्डिनेट विद अदर फंडिंग एजेंसीज। एनआरएफ हम बनाएंगे तो अदर जो फंडिंग एजेंसीज हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करके काम करेगी एंड वर्क करेगी साइंस इंजीनियरिंग एंड अदर एकेडमीज के साथ में, तो ये इंश्योर किया जा सके सिनर्जी ऑफ पर्पस एंड अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट। ऐसा ना हो कि कहीं से डबल पैसा मिल जा रहा है, तो इस चीज़ को कम करने का भी प्रयास एनईआरएफ में मिल जाएगा। दूसरे नंबर की बात यह है फाइनेंशियल आउटरीच की बात कर रहे हैं, कितना पैसा दिया जाएगा। वहीं हाईलाइटिंग द लैक ऑफ कंड्यूसिव रिसर्च इकोसिस्टम अंडर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च। इसमें हाईलाइट किया जाता है कि हमारे देश में जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसमें पैसे की काफ़ी कमी चलती है। कस्तूरी रंगन कमेटी का कहना है एनआरएफ वुड गेट एनुअल ग्रांट ऑफ 20,000 करोड़। एनआरएफ को कम से भी कम 20,000 करोड़ रुपया साल में मिलना चाहिए, मतलब 2 खरब रुपया या फिर 0.1% ऑफ द जीडीपी से यदि आप कंपेयर करोगे। इट डिड नॉट से हाउ लॉन्ग दिस ग्रांट वुड कंटिन्यू। इसमें ये भी मेंशन नहीं किया गया था कि ये जो ग्रांट है वो कब तक कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसमें ये नोट किया गया है जो रिसर्च स्पेंडिंग रहेगी कंट्री में वाज मेयर्स 0.6% ऑफ जीडीपी। आज के समय में आप देखेंगे ये कितनी कम है, 0.65% ऑफ जीडीपी है। यूनाइटेड स्टेट 2.8% खर्चा करता था रिसर्च डेवलपमेंट में, चाइना 2.1% खर्च करता है, इजराइल 4.3% खर्चा कर रहा है और साउथ कोरिया 4.2% खर्चा कर रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए हमारे देश में जो स्पेंडिंग है रिसर्च डेवलपमेंट के मामले में, इंस्टीट्यूशन के मामले में काफ़ी कम है जीडीपी से यदि हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर कुछ चिंताएं जाहिर करी जाती हैं कि रिसर्च और जो इन्वेस्टन के ऊपर स्पेंडिंग किया जा रहा है हमारे देश में वो उसमें गिरावट आई है। 2008 में ये 0.84% हुआ करता था, आज के समय में 2014 में 0.69% हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने क्या सोचा था, अभी जो प्रपोज्ड किया गया एनुअल ग्रांट है ये कंटिन्यू रहेगा अनटिल द रिसर्च स्पेंडिंग इन द कंट्री रीच द लेवल हैड बीन इन 2008। अब जैसे कि सरकार ये बिल को लेकर के आई है तो नॉर्मली हमको ऐसा लगा कि कम से भी कम 2008 में जितना खर्च करते थे जीडीपी के अपेक्षा उतना लेवल हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ये भी सोच सकते हैं कि सरकार कम से कम इतना तो खर्चा करे कि हम यूएस के बराबर पैसा खर्चे करने लग जाएं रिसर्च में, इतना तो हम सोच के रखे थे। पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर की बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में, तो जो पब्लिक और प्राइवेट खर्चा है रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में टेकन टुगेदर कीप स्लाइडिंग टू टच 0.64% ऑफ जीडीपी इन 2020-21। पहले ये 2011-12 में 0.76% खर्चा होता था, आज के समय में 0.64% हो रहा है। कुल मिलाकर के हमें गिरावट देखने को मिल रही है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने रिलीज़ किया था जिसमें बताया जाता है कि ये जो एनआरएफ संस्था बनाई जा रही है विल हैव 10,000 करोड़ फॉर 5 ईयर्स। इसको कितना रुपया दे रहे हैं हम, 10,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं 5 साल के लिए। 10 गेट ए टोटल ऑफ 50,000 करोड़। कुल मिलाकर के इसको 50,000 करोड़ इन्होंने बना दिया। किस प्रकार से, डिस्पाइट द स्कैन डिटेल अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन इट शोज दैट गवर्नमेंट ग्रांट और बजटरी सपोर्ट वुड बी 14,000 करोड़।
गवर्नमेंट की ग्रांट कितनी मिलेगी इसको, 14,000 करोड़ रुपया की। बाकी का जो बचा हुआ पैसा जैसे कि 36,000 करोड़ रुपया, इसको मोबिलाइज किया जाएगा इंडस्ट्री एंड अदर प्राइवेट फिलॉन्थ्रोपिक रिसोर्स के माध्यम से। यहाँ पर फिलॉन्थ्रोपिक वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब परोपकारी। ये काफ़ी इफेक्टिवली दिस वुड इफेक्टिवली मीन दैट NRF वुड गेट ए मैक्सिमम एनुअल ग्रांट ऑफ 2800 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सालाना ग्रांट कितनी हो रही है, 2800 करोड़ रुपया की, एज मेयर 14% ऑफ वाट कस्तूरी रंगन कमेटी हैड रिकमेंडेड। कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या कहा था, 14% का रिकमेंडेशन दिया था। पुरानी जो संस्था है SREB, देखा जाए तो देखिए इसमें कंटिन्यू जो पैसा है वो बढ़ते ही गया है। 2011-12 में इसको 200 करोड़ रुपये मिले थे, 2018-19 में 1000 करोड़ रुपया मिल गया। सिंस देन एलोकेशन डिक्लाइन टू 742 करोड़ इन 2020-21, लेकिन बाद में आप देखेंगे 20-21 में सरकार ने 742 करोड़ रुपया दे दी। 21-22 के लिए 911.46 करोड़ रुपया इसको दिया जाता है। तो SRB जो प्रोग्राम चलाती, स्कीम चलाती, एक्टिविटी चलाती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से पैसा दिया जा रहा है तो प्रोग्राम, स्कीम, एक्टिविटी काफ़ी अच्छी तरीके से चलेंगे। इट इज़ होप दैट बजटरी एलोकेशन फॉर NRF, अब ऐसी आशा ये करी जा रही है NRF के लिए जो बजटरी एलोकेशन है, कम से भी कम SRB को जितना दिया जा रहा है उतना तो इसको मिलना चाहिए। एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि जब स्कीम को मर्ज किया जाता है या फिर सबस्यूम कर दिया जाता है न्यू स्कीम में, तो बजट हमेशा कम ही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो ED से रिलेटेड है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस की देखरेख करता है ED। ठीक है, कहीं पर लगता है कि पैसे का घोटाला हुआ है तो वहाँ पर तुरंत ED भेज दिया जाता है जांच पड़ताल के लिए। ED का जो मुखिया रहता है, ठीक है, ED का जो चीफ होता है, उसके टाइम पीरियड को 1-1 साल बढ़ाने के लेकर के कुछ नियम कानून लेकर के सरकार आई थी। उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि सरकार, जैसे कि ED के चीफ का कार्यकाल रहेगा, ED के महानिदेशक का कार्यकाल मान के चलिए 2 साल का है, तो उसको 1-1 साल करके हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि 2018 में यदि किसी की ज्वाइनिंग हुई है, 2020 में आप रिटायर हो जाते हैं, 2021 के लिए आपको बढ़ा दिया गया, 2022 के लिए आपके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से 1-1 साल का टेन्योर आपका बढ़ा दिया जाता है। ऐसे कुछ नियम कानून लेकर के सरकार आई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि जिस प्रकार से मिश्रा का जो कार्यकाल बढ़ाया गया था वो सही नहीं था, इसलिए उनको जितने जल्दी से जल्दी हो सके अपने ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर सरकार ने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ा, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए FATF की जो है FATF हमारे देश में कंटिन्यू जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह केसेस है या फिर अन्य तरह की जो केसेस हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिए भारत आ सकता है FATF की कमेटी, इसलिए इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कुछ रीज़न बताया था केंद्र सरकार ने। तो फिर केंद्र सरकार की बात मान भी लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तो आप कह दे रहे हो कि नहीं ये गलत है, इनको इतने समय तक आपने जो 1-1 साल का एक्सटेंशन दिए हैं वो बिल्कुल गलत था, और दूसरा जब केंद्र सरकार ने आपको ये चीज़ बोल दी तो आपने केंद्र सरकार की बात मान लिया। तो ये 2 तरह की बातें हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे के दिन एग्री कर लिया है, ठीक है, टू हियर ऑन 27 जुलाई एन अर्जेंट एप्लीकेशन मूव्ड बाय द सेंट्रल टू अलाउड इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा टू कंटिन्यू इन ऑफिस टिल 15 अक्टूबर। केंद्र सरकार कह रही कि सर इनको आप 15 अक्टूबर तक पोस्ट पर बने रहने दीजिए। FATF वाला मामला है, FATF, ठीक है, FATF की जो रिपोर्ट है इन्होंने ही तैयार करी है, इसलिए इनका रहना ज़रूरी है। यदि ये नहीं रहेंगे तो फिर हो सकता है कि भारत को इससे काफ़ी नुकसान हो जाए।
इसके बाद एक और विधेयक की हम बात करने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये अब आपको डिजिटल मिलने वाला है। इंडिया हैज़ टेकन द फर्स्ट स्टेप टू जनरेट डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। इंडिया ने पहली बार ऐसा प्रयास किया है कि अब जन्म प्रमाण पत्र आपको डिजिटल मिल जाएगा। इसका मतलब ये है डिजिटल रहेगा तो डिजिटल आपको दिखाने में भी दिक्कत नहीं जाएगी, बनवाने में भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे कि आपको एडमिशन लेना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जॉब में आपको जॉब चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर इन्वॉल्वमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, अदर चीज़ों के लिए आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है अब ऑनलाइन मिल जाएगा। ये अवॉइड कर देगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ। इसके लिए अलग अलग, जैसे कि आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं रहता तो सरकार कहती 10वीं की मार्कशीट से काम चल जाएगा, 10वीं की मार्कशीट का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार से जो डबल चीज़ें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं इन सब चीज़ से आप बच सकते हैं। सेंट्रलाइज रजिस्टर की बात करी जाती है। इस बिल में प्रपोज़ल आया है कि हम जो है कुछ ऑब्लिगेटरी बनाने वाले हैं स्टेट के लिए कि वो रजिस्टर करेंगे बर्थ एंड डेथ को ऑन सेंटर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल। केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट में आपको डेटा डालना पड़ेगा, ऐसा कहना है राज्य सरकारों को। शेयर किया जाएगा डाटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ में, विच फंक्शन अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री। और ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है।